हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, metal carbonyls and organometallic compounds. Today we are going to start our lecture with the topic stability of coordination compounds. हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है वो कितना स्टेबल है और उसकी स्टेबिलिटी, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी कितनी है, वो हम फाइंड आउट करते हैं विद यूजिंग सम कन्वेंशंस. एंड द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. सो हम एक लेट कर रहे हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करना चाहते हैं, मेटल जिसके पास 4 लिगेंड है. तो द फर्स्ट थिंग इज हमने चारों लिगेंड को एक साथ अटैच कर दिया एंड वी हैव अवर पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जिसको हम बनाना चाहते थे. तो यहाँ हमने लिखा कि जो बीटा है, जो यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. उसके बाद हमने इसी प्रोसेस को, ये जो 4 लिगेंड्स का एडिशन है, इसको हमने स्टेप वाइज किया. पहले एक लिगेंड का एडिशन किया, फिर दूसरे का एडिशन किया, फिर तीसरे का एडिशन किया, फिर फोर्थ का एडिशन किया. तो जब हमने इस तरीके से इसको ऐड ऑन किया कंप्लीट, तो हम बोलते हैं दैट K1, K2, K3 एंड K4 आर stepwise stability constant. ये सभी क्या है, ये हमारे stepwise stability constant है. एंड बीटा इज ओवरऑल stability constant. एंड बीटा इज ओवरऑल stability constant. And we are going to represent beta is equals to K1 into K2 into K3 and K4. सिंपली हम बीटा को K भी लिख सकते हैं. बीटा इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. आपने एक रिएक्शन को, एक प्रोसेस को 4 स्टेप्स में कैरिड आउट किया और चारों के स्टेप स्टेबिलिटी कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट आवर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इफ वी टेकिंग लॉग हेयर, log beta is equals to log K1 plus log K2 plus log K3 and plus log K4. यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स का रिलेशन जनरली हमसे पूछा जाता है. There is one more constant which is known as dissociation constant or instability constant. So यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या रिलेशन. There is one more constant which is known as dissociation constant, which is known as dissociation constant. This constant is represented by Ki and this is equals to reversible of overall constant is known as dissociation constant or instability constant. या तो आप इसको dissociation constant कहेंगे या आप इसको instability constant कहेंगे. कोई भी मेटल आप, कोई भी कॉम्प्लेक्स आप बनाइए, उसको वेरियस स्टेप्स में जब आप फाइंड आउट करेंगे तो जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे वो आपके कहलाएंगे स्टेप वाइज कांस्टेंट. और जब आप पूरी रिएक्शन को एक ही स्टेप में कंप्लीट करेंगे उसको आप कहेंगे ओवरऑल स्टेप, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट. क्लियर. दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी कांस्टेंट. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से या सिंपल के से. और उसका रिलेशन क्या होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स के साथ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्टेबिलिटी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स. एंड उसका रिवर्स जो होता है रेसिप्रोकल, उसको हम कहते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट. नोट कीजिए. उसके बाद हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. Next one is factors which affect the stability of coordination compounds. So the first factor is nature of central metal atom या ion. अगर हमारे central metal atom पे चार्ज ज़्यादा है, उसका साइज छोटा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. सिंपल. दोबारा देखिए. अगर हमारे सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज ज़्यादा है और साइज स्मॉल है, तो वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा. इरविंग विलियम्स ऑर्डर, ये एक ऑर्डर गिवन है कि इन आयंस में से कॉपर इज द स्मॉलेस्ट वन, सो
कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, उसके बाद निकल, निकल के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आयरन और उसके बाद मैग्नीज। सिंपल सा ऑर्डर है, यहीं से हम पढ़ते हैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक लास्ट में। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है क्योंकि कॉपर का साइज छोटा होता है, सो दैट उसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। क्योंकि चार्जेस तो इक्वल है तो हम साइज की बात करेंगे। आयरन 3 फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन आयरन 2। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू द आयरन टू द कॉम्प्लेक्स विच हैव आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो पहला पॉइंट क्लियर है। नेचर ऑफ मेटल आयन या मेटल एटम, कैसे, उसका चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर उसका साइज छोटा है तो भी वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। वी नो वन थिंग, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स आर द वन which donate their lone pair या which donate their pair of electron to the central metal atom या ion। अब ये इतना इजी, जितना इजीली ये डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिंपली मोर बेसिक इज द लिगेंड, मोर इज टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा हमारा लिगेंड अपना बेसिक नेचर शो करेगा उसके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के। सो जितना इजीली ये डोनेट करेंगे उतना स्टेबल ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। अनायनिक लिगेंड्स कंपैरेटिव न्यूट्रल के ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अनायन लिगेंड्स की बात करें तो जिन अनायंस पे ज़्यादा चार्ज होगा और जिनका साइज छोटा होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सेंट्रल मेटल आयन के बारे में क्या बोला था, चार्ज इज ग्रेटर स्मॉलर इज द साइज। अनायन लिगेंड्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, हाई चार्ज स्मॉल साइज फेवर्स द स्टेबिलिटी। अगर अनायन छोटा है और उसका चार्ज ज़्यादा है तो वो स्टेबिलिटी को फेवर करेगा। सिंपली F नेगेटिव के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू Cl नेगेटिव। क्लियर है दोनों पॉइंट। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिगेंड। मेटल आयन ग्रेटर इज द चार्ज स्मॉलर इज द साइज। अनायोनिक लिगेंड्स कैसे रहेंगे, ग्रेटर द चार्ज स्मॉल इज द साइज। एंड द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी इज चिलेशन। थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी इज चिलेशन। सिंपली वो कंपाउंड्स जिनमें चिलेशन होगा या चिलेट रिंग बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। चिलेशन कंपाउंड्स या complexes in which ring formation takes place are more stable। वो क्या रहेंगे, वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल निकल +2 कंबाइंड विथ 6 अमोनिया। निकल +2 अगर 6 अमोनिया के साथ कंबाइन करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा निकल अमोनिया 6 2 पॉजिटिव एंड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू इज 8.61 है। इस कॉम्प्लेक्स बनने की जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वो कितनी है, 8.61। आप देख पा रहे हैं निकल अमोनिया को अगर आप डिजाइन करेंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, जहां पे कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं होती। दिस इज हेक्साअमीन निकल 2 बिकॉज निकल न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी निकल की वो क्या रहेगी, +2। द सेकेंड थिंग, इफ निकल +2 combined with 3 En is ethylene diamine and forming a complex, and the complex is nickel En thrice 2 positive। नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, देखो 3,4 ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन इज अगेन एक न्यूट्रल लिगेंड है, निकल 2, बट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज क्वाइट डिफरेंट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा,
देखो नाउ डिजाइन करते हैं यहाँ पे इथाइलिन डायमीन को. दिस इज द इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल. इनको भी कन्वर्ट कर दो इथाइलिन डायमीन में. अगेन इथाइलिन डायमीन एंड हियर इज आल्सो इथाइलिन डायमीन. तो इस कंपाउंड को देखिए, जब आपने ईन लिगेंड को यूज किया तो 3 रिंग बन रही है यहाँ पे. रिंग 1, रिंग 2 एंड रिंग 3. द फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट. तो जिन कंपाउंड्स में रिंग की फॉर्मेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू दोज इन विच देयर इज नो चिलेशन. यहाँ पे इस कंपाउंड की अगर हम बात करें ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की तो वो अप्रॉक्सीमेट 18 होती है, 18.61 काइंड ऑफ. सो देख पाते हैं वैल्यूज में यहाँ 8 पॉइंट समथिंग था, यहाँ 18 पॉइंट समथिंग था. तो रिंग की वजह से कितनी ज़्यादा हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई. सो दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड इन द वेरी लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. नोट कीजिए इसको, फिर हम एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं. Next one is, now we have two types of complexes. One are known as labile complexes. ऐसे complexes जो ligand exchange reactions बहुत ही fast rate पे show करते हैं उनको हम कहते हैं labile complex. ऐसे complexes जो ligand exchange reactions को बहुत ही फास्ट रेट पे प्रोसीड करते हैं उनको हम कहेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस. और इसी के अपोजिट में ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो लिगेंड्स को एक्सचेंज नहीं करते या बहुत स्लोली उन्हें एक्सचेंज करते हैं उनको हम कहेंगे नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस. सो लेबाइल वन आर दोज कॉम्प्लेक्सेस दैट अंडरगोज रैपिड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस, उनको कहेंगे लेबाइल. और जो नहीं करते एक्सचेंज उनको कहते हैं नॉन लेबाइल. नॉन लेबाइल आर आल्सो नोन एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस. अब बोल सकते हैं नहीं करते या बहुत ही स्लो रेट से एक्सचेंज करते हैं लिगेंड्स को, डेज में या मंथ्स में कंप्लीट होती है वो रिएक्शंस जाके, तो उनको हम कहते हैं नॉन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस या इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. एनालिटिकल जो एप्लीकेशंस थी वो सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेट करना, इलेक्ट्रोप्लेट मीन्स किसी मेटल के सरफेस पे किसी दूसरे मेटल की एक लेयरिंग कवर करना फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटीज. लाइक हम आयरन पे जिंक की कोटिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, बट जिस प्रोसेस से वो कोटिंग की जाती है ना उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्लियर. तो सिल्वर की जब लेयरिंग करनी होती है तो हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, पोटेशियम डाइसाइनो सिल्वर, ये हम यूज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. और ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस है कि हम उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं. गोल्ड के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में. हमने +1 क्लास में डिस्कस किया अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर. वी हैव 2 काइंड्स ऑफ वाटर, वन इज सॉफ्ट वाटर एंड अनदर वन इज हार्ड वाटर. हार्ड वाटर हम बोलते हैं इम्प्योर वाटर को, जिसमें हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स मिलते हैं. कौन कौन से? सल्फेट सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट या कार्बोनेट सॉल्ट मिलते हैं. और वो सॉल्ट ऐसे होते हैं कि वो उस पानी को ऑलमोस्ट बिना यूज़ का बना देते हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सोप्स उस काइंड के पानी में लेदर प्रोड्यूस नहीं करते. सो हम क्या करते हैं, उस वाटर को हम EDTA के साथ इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, जो कि एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ ट्रीट करते हैं. EDTA क्या करता है, अनायंस को रिप्लेस करता है और खुद कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है. What thing is EDTA does here? EDTA उस पानी से कैल्शियम आयन को रिमूव कर देता है, मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, फिट फॉर वेरियस पर्पसेस. क्लियर है. वाटर ट्रीटमेंट, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के कंसेप्ट को +1 की केमिस्ट्री से रिवाइज कीजिए.
So these are the two applications. The third application is we are using coordination compounds in medicinal chemistry. Note कीजिए इनको. The next application of coordination compounds is in medicines. The first one is विटामिन B12. जब बॉडी में कोबाल्ट की डिफिशियंसी हो जाती है तो विटामिन B12 दिया जाता है, which is the coordination compound of cobalt, which is used to treat anemia. Clear? एनीमिया को ट्रीट करने के लिए विटामिन B12 दिया जाता है, which is a coordination compound of cobalt. Cisplatin, coordination compound of platinum. This one is used for the cancer treatment. Cisplatin किस में यूज किया जाता है? कैंसर ट्रीटमेंट. कैल्शियम EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है वो लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है. क्यों? क्योंकि कैल्शियम EDTA में से EDTA जो है वो लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कैल्शियम को रिलीज कर देता है. एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ना एक डिजीज होती है आयरन क्लोरोसिस. प्लांट्स की जो लीव्स है वो येलो होने लग जाती हैं, तो उस केस में उनको आयरन 3 EDTA का कॉम्प्लेक्स दिया जाता है. और ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ये पानी में बहुत इजीली क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है. फोटोग्राफी में अगर हम बात करें तो AGBR की कोटिंग को फोटोज से रिमूव करने के लिए हाइपो सोल्यूशन को यूज़ करते हैं. हाइपो सोल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3. जब ये AGBR के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विद NaBr. Via the formation of this complex, the layer of AGBR is easily removed from the photos. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा मोन्स प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. दोनों प्रोसेस मैं आपको करवा चुकी हूँ. वो दोनों प्रोसेस आप यहाँ पे एज अ एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं. कैटालिसिस में हमने अभी अभी पढ़ा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर कि विल्किंसन कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है. ये सब वेरियस केमिकल रिएक्शंस को कैरिड आउट कराने में हेल्प करते हैं. इंडस्ट्रीज़ में भी और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको हम फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो दिस इज़ इट अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.